नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जो भारत ने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कृषि सुधार के लिए जो है लैंड रिफॉर्म जो किया था उसको देखेंगे। तो ये आपका जो सामान्य अध्ययन पेपर 3 है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही में जो जिनका जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर 2 है इंडियन ज्योग्राफी उसमें जो है ये टॉपिक दिया हुआ है आपका भूमि सुधार। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है भारत में जो है कैसे जो है भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया, और उसका प्रभाव देखेंगे, उसका उद्देश्य देखेंगे कि क्या था उद्देश्य, और साथ में देखेंगे कि उसकी सीमाएं क्या थी। तो वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें समझाने वाली हैं। तो मैंने वो चीज़ों को लिखा नहीं है, केवल समझाया हुआ है। तो देखिए, जो लैंड रिफॉर्म है उसका उद्देश्य पहले क्या देख लेते हैं। जो लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य मुख्य रूप से जो है क्या है, लक्ष्य भूमि सुधार का लक्ष्य ये था कि जो उत्पादन होता है, कृषि में उत्पादन को बढ़ाना होता है, साथ में उत्पादकता को बढ़ाना होता हुआ दक्षता को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो अगर भूमि सुधार होगा तो उत्पादन यानी कि खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकता और दक्षता को क्या करना है, बढ़ावा बढ़ेगा इससे। ठीक है, खाद्यान्न प्रोडक्शन बढ़ेगा, और साथ में क्या है, सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है, जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास भूमिहीन टाइप के लोग हैं, यानी कि जो जिनके पास भूमि नहीं है, बहुत ही छोटे किसान हैं, बहुत थोड़ी भूमि है, और कुछ किसान जो थे देश में बहुत बड़े बड़े किसान थे, यानी जमींदार टाइप के जो थे, उनके पास भूमि जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो ऐसे में क्या है, जो बड़े जमींदार थे उनसे भूमि ले कर जो भूमिहीन किसान थे, छोटे किसान थे, उनको जो है भूमि को वितरित किया गया था इस प्रोग्राम के तहत, लैंड रिफॉर्म के तहत। और क्या था कि बिचौलियों का इस प्रोग्राम के तहत जो है, लैंड रिफॉर्म के तहत जो बिचौलिए होते थे उनका अंत किया गया। हदबंदी की गई, यानी हदबंदी का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति या फिर एक परिवार के पास इससे ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर उससे ज़्यादा उसके पास भूमि है तो उसका क्या कर ले जाएगा, वो गवर्नमेंट ले लेगी उसकी भूमि को, और उसके बाद में अन्य लोगों को, जो श्रमिक लोग जो थे, भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन श्रमिक थे, उनको जो क्या वितरित कर दी जाएगी वो। तो ये चीज़ें हो गई। साथ में जो है भूमि सुधार में ही जो है काश्तकारी सुधार किए गए थे, और भू धारण और भू लगान निर्धारण किया गया था। जो लगान जो बहुत पहले बहुत ही अधिक था ब्रिटिश काल में, तो बहुत ही 50% के आसपास जो है लगान के रूप में देना पड़ता था किसानों को, उसको जो है क्या किया गया, कम किया गया। तो ये भी क्या है, इसमें सुधार किया गया था लैंड रिफॉर्म के तहत ही। साथ में क्या है, यहाँ पे चकबंदी की गई। चकबंदी क्या होती है, चकबंदी एक अलग टॉपिक ही है, तो चकबंदी पे भी पूछा सकता है, आपके कभी भी लिखने के लिए आ सकता है। तो चकबंदी समझ लीजिए क्या होती है। चकबंदी का मतलब ये होता है, कोई भी अगर व्यक्ति या कोई किसान है, उसके पास क्या है, भूमि जो है वो क्या है, एक पास ना होकर के गांव के ही विभिन्न हिस्सों में होती है। मान लो एक स्थान पे यहाँ पे भूमि है, थोड़ी थोड़ी भूमि यहाँ पर है, थोड़ी भूमि यहाँ पर है, थोड़ी भूमि यहाँ पर है। ठीक है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये सारी भूमि को क्या ले लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी। ठीक है, और जितनी भूमि थी उसी अनुपात में जो है इसको एक एक चक में यानी दे देगी, एक बड़ी भूमि का टुकड़ा इसको दे दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, चकबंदी, इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब एक पास ले आना, समूह करना, पूल कर देना करके। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी हुआ। साथ में ही जो है भूमि सुधार में जो है सहकारी कृषि की गई। सहकारी कृषि की मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे किसान थे वो आपस में मिल करके जो है कृषि करते हैं, यानी कि जो कृषि भूमि होती है उसको आपस में मिला करके पूल कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सहकारी कृषि। यानी कि किसान अपनी जमीन को क्या करते हैं, पूल कर देते हैं। पूल का मतलब एक साथ मिल करके जो करते हैं, जिससे होगा कि जिससे छोटे और जो बिखरे खेत की समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इससे क्या, बड़े बड़े खेत होंगे तो मशीनों का प्रयोग आसान होगा ना। अब छोटा खेत होगा तो आपने देखा होगा, आप बोलेंगे किसी ट्रैक्टर वाले से कि भैया हमारा खेत जोत देना करके, तो बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आएंगे। अगर वहीं पे बड़ा खेत कोई होगा आपका, वहाँ पे बोलेंगे भैया कि हमारा खेत जुताई करनी है, तो बोलेगा हाँ भैया आ जाएंगे, क्योंकि उसको एक जगह पे आएगा तो उसको ज़्यादा काम मिलेगा, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो काम करने के लिए उत्साही होगा। यानी कि आप जो बड़े खेत होंगे उसमें क्या मशीनों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकेंगे।
ठीक है। छोटे-छोटे खेतों में होगा तो वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल संभव नहीं हो पाता है। फिर क्या होगा इसमें, जो भारत में जो है, लेकिन जो सहकारी जो कृषि है वो असफल हुई। क्यों असफल हुई? कि उसका रीज़न ये है कि यहाँ के लोग क्या हैं, किसान जो है अनपढ़ होते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, असुरक्षा की भावना होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा व्यक्ति इनकी ज़मीन पे कब्जा ना कर ले, इस टाइप से जो है इनके मन में असुरक्षा रहती है, जिसकी वजह से सहकारी कृषि जो है सफल ज़्यादा नहीं हो पाई भारत में। फिर ठीक है, तो ऐसे ही जो है कुछ प्रमुख सुधार हम देखेंगे भूमि सुधार को। यहाँ पे कैसे लिखना है वो भी देख लेंगे। हमने अभी क्या है मोटा-मोटा सीख लिया है, और हमने यहाँ पे देख भी लिया है मोटा-मोटा कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही थे कि उत्पादन, उत्पादकता व दक्षता को बढ़ावा मिले, ठीक है। सामाजिक न्याय हो, बिचौलियों का अंत हो, हदबंदी हो, काश्तकारी सुधार किए गए थे इसके अंदर, और भू धारण की और क्या बोलते हैं भू लगान का निर्धारण किया गया, चकबंदी की गई, सहकारी कृषि की गई, ठीक है। और साथ में जो भूमि संबंधी जो दस्तावेज थे उनका क्या किया, अपडेट किया गया। उनको जो है अपडेट करके जो है भूमि संबंधी दस्तावेज को जो है नया पर लाया गया उसमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। तो हमें याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसी में ही इसको लागू कर दिया गया था। भूमि सुधार का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय को लक्ष्य मानकर बिचौलियों को समाप्त कर काश्तकार जो होता है और राज्य के बीच क्या है सीधा संबंध स्थापित करना। समझ गए? पुराने समय में आपने देखा होगा, जो ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में जो है 3 तरह की जो राजस्व व्यवस्था थी भारत में। एक तो जमींदारी व्यवस्था थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ये, और तीसरी थे महलवाड़ी, ठीक है। तो 3 तरह की जो है भूमि थी, ये व्यवस्था थी राजस्व व्यवस्था कलेक्ट करने के लिए भूमि से। तो जमींदारी हो गई, रैयतवाड़ी हो गई, महलवाड़ी हो गई। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बीच में बिचौलिए होते थे, यानी गवर्नमेंट और जो किसान होता था उनके बीच में क्या होते थे, बिचौलिए होते। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लगान वसूलते थे और किसानों पे क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो इन सब चीज़ों को जो है स्वतंत्रता के बाद जो है समाप्त करने के लिए ही लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार कानून को लाया गया था। तो ये कब लाया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सबका विकास होना चाहिए, यानी सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए। ये नहीं जो अमीर वर्ग है वही सारी ज़मीन संसाधन जो है देश के सारे उसी के पास हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, हदबंदी की गई। हदबंदी करने के बाद ये बोला गया कि इतनी ज़मीन से ज़्यादा एक परिवार के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती है, बाकी ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी और फिर गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, किसानों को जो है बांट देगी। तो वही लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या है, इसमें भू धारण अधिकार की सुरक्षा, जोतों के क्या है पुनर्गठन, लगान नियमन, किसानों का शोषण समाप्त करने आदि के उद्देश्य भी निहित हैं। तो हम यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य जो हैं उनको हम डिटेल में देख लेंगे। फिर देखिए उद्देश्य, पहला उद्देश्य कि हमने क्या बताया था, बिचौलियों की समाप्ति करना है। तो पहला उद्देश्य क्या है, बिचौलियों की समाप्ति। तो हमें पता है ब्रिटिश काल में जो भू अधिकार था वो 3 तरह में बटा हुआ था। जमींदारी प्रथा थी एक, दूसरी रैयतवाड़ी प्रथा थी और तीसरी महलवाड़ी थी, ठीक है। इन प्रणालियों से क्या था, कृषि क्षेत्र में मध्यस्थ जो होते थे यानी बिचौलिए होते थे उनकी लंबी श्रृंखला थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। और ये क्या असहनीय उच्च दरों पर लगान लिया जाता था, यानी कि 50% सोचिए उपज का जो है 50% जो है लगान के रूप में वसूला जाता था ब्रिटिश काल में। फिर काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है किसान टाइम पर जो है लगान नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन क्या छीन ली जाती थी, यानी कि उसके अधिकार नहीं थे उस टाइम पर। तो अब जो है आज़ादी के बाद जो है काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई। फिर कृषि में पूंजी निवेश का अभाव था। तो ब्रिटिश काल में जो है कृषि में जो है किसी प्रकार का निवेश नहीं किया था पूंजी निवेश, जिसकी वजह से क्या हुआ, कृषि में सुधार नहीं हो पाया समय के साथ, जिसकी क्या हमारी जो कृषि रही वो कैसी कृषि रही, परंपरागत और पिछड़ी कृषि के रूप में परिवर्तित हो गई, ठीक है। फिर यही लिखा हुआ, जैसी समस्या व्याप्त थी, स्वतंत्रता के पश्चात बिचौलियों की समाप्ति हेतु क्या है, कानून पारित किए गए, ठीक है। अब कानून पारित किए गए तो जिसके तहत जो है 2.6 लाख जमींदार, जो 2 यानी 2,60,000 जमींदारों और बिचौलियों को समाप्त किया गया और इनको जो है 670 करोड़ रुपए का क्या मुआवजा दिया गया। किसको, 2,60,000 जमींदार और जो बिचौलिए थे उनको जो है, ठीक है। और
2 करोड़ काश्तकारों को क्या दिया गया, भू स्वामित्व दिया गया, यानी जो इनसे जमीन ले ली गई है, जमींदार और बिचौलियों से जो जमीन ली गई थी उनको 2 करोड़ लोगों में क्या किया, बांट दिया गया। ठीक है, 60 लाख जो हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भूमिहीन और गरीब किसानों में बांटी गई। तो यानी कि जो 60 या लाख हेक्टेयर जो अतिरिक्त जमीन थी वो भूमिहीन जो किसान थे, ऐसे किसान जो जिनके पास खेत नहीं थे लेकिन वो दूसरों के खेतों पे काम करते थे, मजदूरी करते थे, और गरीब किसान जो बहुत ही छोटे छोटे जिनके पास खेत थे तो उनको क्या कर दिया, बांट दी गई। तो ऐसे इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय आएगा ना, तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य यहाँ पे पूरा हो गया। फिर व्यापक मात्रा में वन और अनुप्रयुक्त और अनुपजाऊ भूमि को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी कि जो जहाँ पे वन क्षेत्र था वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, जो अनुपयुक्त यानी कि जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था या फिर बंजर भूमि जो थी उसको भी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अगला जो दूसरा सुधार था वो दूसरा सुधार ये था हमारा काश्तकारी सुधार, तो इसको बोलते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो आपको पता है कि भारत में जो है पट्टे पर खेती की जाती थी, यानी पट्टा लेकर के, यानी किराए पर जो है भूमि लेकर के उस पर जो है कृषि करना। ठीक है, तो पट्टे पर खेती का काम जो है प्रायः छोटे किसान या फिर भूमिहीन श्रमिक करते हैं। तो जाहिर सी बात, किसी दूसरे की ज़मीन पे कौन खेती करेगा जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी, तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, भूमिहीन कृषि श्रमिक कहलाएंगे, यानी भूमिहीन श्रमिक। और जो छोटे किसान होते थे जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी, तो अब थोड़ी ज़मीन पे तो उन्होंने अपनी खेती कर ली, लेकिन अब उनके पास उससे गुजारा उनका हो नहीं पाता, उनकी इनकम बहुत कम होती थी, तो क्या करते थे वो दूसरों के खेतों में जाकर के पट्टे पे ले लेते थे, यानी किराए पर जो है हम बताएंगे कि साल भर में आपको इतना किराया देंगे, और ऐसे जो होती इसको बोलते हैं पट्टा पर, यानी कि टेनेंसी। तो पट्टे पर हमने जो है यानी कि ये जो श्रमिक लोग होते थे वो काम करते थे। भारत में लगभग जो है 20% भूमि पर पट्टे की खेती की जाती है, यानी कि 20% जितने भाग में खेती की जाती है उसका 20% जो हिस्सा है उसमें उस पर जो क्या की जाती है, पट्टे पर कृषि की जाती है। फिर पट्टेदार किसानों के 3 वर्ग हैं, तो पट्टेदार किसानों के जो 3 वर्गों को हम देख सकते हैं। पहला वर्ग कौन सा है, दखलकारी पट्टेदार। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, इच्छाधीन पट्टेदार। फिर तीसरा था उप पट्टेदार। लेकिन जो आपके पहला वर्ग है उसको छोड़ करके जो दूसरा वर्ग है, यानी कि 2 और बी और सी जो है आपका है, इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी कि इनकी स्थिति जो है गरीब किस्म के यानी कि थे, इनकी स्थिति जो है वहाँ पे अच्छी नहीं थी उस समय। तो अब जो क्या है, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत क्या किया गया, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत सरकार ने ये माना कि जो जिस जमीन पे खेती करता है वो जमीन उसकी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही जो काश्तकारी सुधार के अंतर्गत जो है 112.92 लाख यानी कि लगभग 112 लाख किसानों को जो है 62 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या दिया गया, मालिकाना हक प्रदान किया गया। ठीक है, फिर जो तीसरा जो उद्देश्य क्या था, राजस्व नियमन, यानी कि राजस्व का नियमन करना, यानी कि लगान को कम करना। तो ऊंची लगान दर से कृषकों को मुक्त कराने के लिए जो है इस चीज़ को लाया गया था। और ये क्या है, पंजाब हरियाणा को में 33% है, तमिलनाडु में कितना है 33 से 40% लगान है, आंध्र प्रदेश में 20 से 30% को छोड़कर, यानी कि इन राज्यों को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों में जो है 20 से 25% निर्धारित किया गया था, राजस्व का नियमन किया गया था, यानी कि इससे ज़्यादा लगान नहीं ले सकते हैं। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है लगान को नगद लिया जाने लगा, यानी कि उपज के रूप में ना ला करके चौथी पंचवर्षीय योजना से जो है लगान की जो कीमत है वो नगद ली जाने लगी। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका भू जोतों का अधिकतम सीमा। तो जो भू जोत यानी जहाँ पर कृषि की जाती है उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई थी। इसमें क्या किया गया था, जो 5 सदस्य की अगर कोई परिवार है तो उसके पास जो है 4 से 7 हेक्टेयर तक की अधिकतम भूमि हो सकती है जो उपजाऊ भूमि है। अगर सूखा मतलब यानी कि कहीं शुष्क क्षेत्र है जैसे राजस्थान का एरिया हो गया तो वहाँ पर जो है 21 हेक्टेयर तक जो है उसकी पास भूमि अधिकतम हो सकती है। इससे ज़्यादा भूमि होगी तो वो गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है अतिरिक्त भूमि को छोटे किसान व भूमिहीन किसानों को आवंटित की जाती है, यानी कि
जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे ज़मीन ले करके फिर क्या हुआ, भूमिहीन किसानों को और जो छोटे किसान थे उनको दे दी गई। इसमें जो है बागानी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। देखिए, अब बागानी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया, यही सबसे बड़ी कमी रही इसमें। अब क्या हुआ, जब ये नियम लागू किया गया तो सभी लोगों ने क्या किया, अपने खेतों में जाकर के क्या लगा दिया, रातों रात जो है वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए, यानी बागान बना दिए उनको। तो क्या हुआ, अब गवर्नमेंट उस भूमि को ले नहीं सकती क्योंकि इसमें बागानी जो है क्षेत्र शामिल नहीं किया गया था। तो ये इसकी क्या कमी रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भू अभिलेख, तो भू जो अभिलेख होते हैं यानी कि जो भूमि से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं, तो अभिलेखों का क्या क्या आधुनिक बनाना, यानी कि इस योजना के तहत जो है लैंड रिफॉर्म योजना के तहत जो है भूमि से संबंधित जो दस्तावेज थे उनको क्या किया गया, आधुनिक बनाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसे कंप्यूटरीकृत किया गया, यानी कि कंप्यूटर में डाटा को फीड किया गया। आप देखते होंगे, आप कभी भी अगर डाटा अगर आपको चाहिए होता है भूमि से संबंधित खसरा वगैरह, तो आप जाते होंगे तहसील में, वहाँ पे जो है प्रिंट आउट निकलवा लेते होंगे। ठीक है, तो ये रहे उसके जो है लैंड रिफॉर्म के यानी कि भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य। फिर देख लेते हैं, अब सीमाओं को देख लेते हैं। सीमाएं यानी कि कमियां क्या रह गई, यानी कि क्यों सफल नहीं हो पाया। तो पहले क्या हो, बेनामी ट्रांसफ़र। तो बेनामी ट्रांसफ़र के तहत जो है जो लोग थे उन्होंने अपने रिश्तेदार और बेनाम यानी कि बेनामी ट्रांसफ़र कर दिए, कुत्ते के नाम पे कर दिया, यानी कि उसका कुछ भी नाम रख दिया, उसके नाम पर जो है जो भूमि है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे ये हो गया कि उनके पास जो उतनी ही भूमि रही और जो अतिरिक्त भूमि थी वो दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। तो इस तरह से जो बेनामी ट्रांसफ़र हुए। फिर क्या हुआ, भूमि दस्तावेजों की शुद्धता में कमी थी। तो उस समय जो है कंप्यूटर वगैरह इतने होते थे, सारे काम क्या मैनुअली होते थे, और तो उस टाइम पे जो भूमि दस्तावेज जो तैयार किए गए उसमें मिली भगत करके जो है उसकी शुद्धता में कमी लाई गई। फिर क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का तो अभाव ही होगा, क्योंकि जितने भी अमीर वर्ग होगा वो राजनीति को सपोर्ट करते हैं, और जो राजनीतिक लोग होते वो भी उन्हीं घरानों से आते थे। तो उस समय जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, क्योंकि राजनीति के में लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो ज़मीन है वो कम हो, या फिर उनके रिश्तेदारों की ज़मीन जो है उनके हाथ से जाए। फिर भूमिहीन किसानों को अनउपजाऊ भूमि मिली। तो एक ये भी था कि जो उपजाऊ भूमि थी वो तो कोई देगा नहीं अपनी, जो एक्स्ट्रा भूमि थी मान लो वो कौन सी थी, अनउपजाऊ यानी बंजर भूमि थी। तो भूमिहीन किसान जो है, अब बंजर भूमि अगर उनके हाथ में आएगी, उनको दी जाएगी, तो उसका कोई लाभ मिलेगा उसको, तो सामाजिक न्याय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है भूमिहीन किसानों को अनउपजाऊ भूमि मिली। तो ये भी एक इसकी सीमा है। फिर नीचे से दबाव में कमी। तो नीचे से दबाव में कमी का मतलब ये हुआ, गांव में जैसे ये है कोई व्यक्ति है इसमें जो प्रभुत्वशाली है, जिसकी ज़मीन थी पहले, और आसपास के जो अन्य लोग हैं जिनको ये ज़मीन दे दी गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आसानी से इनको मिल जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति कैसा है, प्रभुत्वशाली है, शक्तिशाली है, गाँव का मुखिया टाइप का समझिए आप, है मतलब मेन व्यक्ति है जिसके आसपास ही पूरी राजनीति घूमती है। तो ऐसे में क्या होगा, जो गरीब तबके के जो श्रमिक टाइप के लोग होंगे, जो SC ST कैटेगरी के लोग होंगे, वो उन पे धमका, यानी कि नाम तो इनके है ज़मीन ज़रूर, लेकिन इस पर कब्जा किसका होगा, जो इस व्यक्ति का ही होगा। ठीक है, तो नीचे से दबाव में कमी, यानी जो ये इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो उनके खिलाफ हो सकें और उनसे भूमि और अपना अधिकार को मतलब ले सके। यानी कि कानूनी अधिकार तो है, लेकिन वो वास्तव में जो अधिकार है वो किसका रहेगा, जो दबंग व्यक्ति यहाँ पर होगा उसी का ही रहेगा। तो नीचे से दबाव में ये भी कमी थी। फिर एक ये भी था कि संपत्ति का अधिकार का, उस समय जो संपत्ति एक क्या थी, हमारी मौलिक अधिकार था ना, फंडामेंटल राइट था ये हमारा संपत्ति का अधिकार। तो वो भी जो है संपत्ति का अधिकार के लिए भी जो है लोग कोर्ट में चले गए, और वहाँ से जो है ये चीज़ पूरी लागू नहीं कराई जा सकी, इसीलिए यानी संपत्ति का अधिकार भी जो है, राइट टू जो प्रॉपर्टी जो है इसमें बाधा के रूप में मिला। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लैंड रिफॉर्म को, यानी भूमि सुधार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेन समझने वाला है, थोड़ा बहुत ही फैक्ट है वो याद करना है, बाकी चीज़ें क्या आपको समझनी है। अगर समझ गए आपको तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी और आसानी से आप उसको एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। और टॉपिक जो है नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी आए, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कृषि सुधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आता है कृषि सुधार पे, तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को लिखेंगे आराम से, क्योंकि जब भूमि सुधार होगा तभी तो कृषि में सुधार होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और या फिर एक चकबंदी पे शॉर्ट नोट आ सकता है कि चकबंदी के बारे में पूछ सकता है वो क्या होती है। तो चकबंदी हमने बता दिया आपको क्या होता है। छोटे छोटे जो चेक होते हैं, चेक का मतलब खेत है यहाँ पर, तो छोटे छोटे चेक हैं उनको एक पास ला करके बड़े चेक में उसको परिवर्तित करना ही क्या कहलाएगा, चकबंदी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो का पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भविष्य में वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।